जापान में सदियों से एक मान्यता चली आ रही है। अगर कोई वस्तु 100 वर्षों तक इंसानों के उपयोग, देखभाल और भावनाओं से जुड़ी रहती है, तो वह साधारण वस्तु नहीं रहती, बल्कि एक जीवित सत्ता बन जाती है। जापान में इस अवधारणा को त्सुकिमोगामी कहा जाता है। जापानी लोक कथाओं में सबसे ज्यादा डर गुड़ियों से जुड़ा होता है, क्योंकि गुड़ियां इंसानों जैसी दिखती हैं और इंसानी भावनाएं इन वस्तुओं से सबसे गहराई से जुड़ जाती है। ये मान्यता इतनी गहरी है कि आज भी जापान में पुरानी गुड़ियों को फेंका नहीं जाता, बल्कि उन्हें मंदिरों में ले जाकर एक विशेष अनुष्ठान के जरिए विदाई दी जाती है, जिसे निंजो-क्यू कहा जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर गुड़ियों को लापरवाही से फेंका गया तो वे श्राप लेकर वापस आ सकती है। इसी मान्यता से जुड़ी है बदनाम इचिमात्सु डॉल की कहानी। इन्हें इंसानों जैसी दिखने वाली गुड़िया कहा जाता था। इसी गुड़िया की कहानी पर आधारित एक जापानी फिल्म डॉल हाउस 2025 में रिलीज हुई। तो चलिए शुरू करते हैं फिल्म डॉल हाउस की कहानी। जापान की एक खूबसूरत सुबह, माई अपने दोस्तों के साथ लुका छिपी खेल रही है। बाजार जाने से पहले ओशी ने चाकू, सेफ्टी स्विच और बाथटब का कवर चेक किया और फिर घर से निकल गई। समय बहुत कम था, इसलिए जल्दी जल्दी सामान खरीदकर जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि बच्चे हमेशा की तरह जा चुके थे, लेकिन माई कहीं नजर नहीं आई। आसपास पूछने पर उसे पता चला कि खेल खत्म होने के बाद किसी ने माई को नहीं देखा। सोशल मीडिया ग्रुप में पूछने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। मजबूर होकर उसे पुलिस को कॉल करना पड़ा। ओशी का पति ताहा इको ये कहानी सुनते ही तुरंत घर आया और वह भी हैरान था, क्योंकि माई बिना बताए कहीं नहीं जाती थी। पुलिस ये कहकर चली गई कि वे सर्च ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, लेकिन इससे चिंता और बढ़ गई। हीको ने देखा कि माई के जूते अभी भी घर के अंदर ही थे। तो आखिर मामला क्या था? हीको ओशी को शांत करने के लिए पानी लेकर आता है, लेकिन गलती से गिलास उसके हाथ से टकराकर गिर जाता है। ओशी कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन के पास जाती है, लेकिन जैसे ही वो मशीन चालू करती है, वो डर के मारे चीख उठती है, क्योंकि लुका छिपी खेलते समय माई वॉशिंग मशीन के अंदर घुस गई थी और दम घुटने से उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद 1 साल बीत जाता है। ओशी अभी तक अपनी बेटी की मौत के दुख से बाहर नहीं निकल पाई है। मानसिक रूप से वो इतनी टूट चुकी है कि डर के कारण अब वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल भी नहीं करती। वह खुद को माई की मौत का जिम्मेदार मानती है। पिछले कुछ महीनों से हीको उसे डॉक्टर के पास ले जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई खास सुधार नहीं हुआ। घर की हालत अब कूड़ेदान जैसी हो चुकी है। हर चीज बिखरी हुई है। एक दिन हीको की मां तोशी को घर आती है। ओशी की हालत देखकर वो उसे पास के एक मंदिर का पता देती है, जहां मृत लोगों की इस्तेमाल की हुई चीजों को अनुष्ठान के जरिए जलाया जाता है। वो सोचती है कि अगर माई की चीजें इस अनुष्ठान में दे दी जाए तो शायद ओशी अपने दुख से बाहर आ सके। ओशी भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है। ले दिन बालकनी में खड़ी ओशी उस कागज को लेकर सोच में खोई हुई थी। तभी अचानक वो कागज हवा में उड़ जाता है और सड़क पर गिर जाता है। ओशी उसे पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन हवा के साथ वो और दूर चला जाता है। आखिरकार जब उसे वो कागज मिलता है तो वो देखती है कि पास में एक जगह इंसान के आकार की पुरानी गुड़िया बेची जा रही है, जो जापान में बहुत आम बात है। ओशी की नजर एक पुराने डिब्बे में रखी गुड़िया पर जाती है, जो कुछ हद तक उसकी बेटी जैसी दिखती है। हीको जब काम से घर लौटता है तो ओशी को देखकर हैरान रह जाता है। आज वो काफी खुश और हल्के मूड में नजर आ रही थी। शायद डॉक्टर के सेशन का कुछ असर हुआ है। लेकिन जब वो फ्रेश होकर खाना खाने बैठता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि साइड टेबल पर वही गुड़िया बैठी थी जिसने माई के कपड़े पहन रखे थे। अपनी बेटी की यादों को भुलाने के लिए ओशी ने उस गुड़िया को बहुत महंगे दाम में खरीद लिया था। हीको थोड़ा हैरान था। गुड़िया खरीदना ठीक था, लेकिन उसने उसके लिए अलग से प्लेट में खाना भी परोसा था। हीको को एहसास होता है कि इस गुड़िया का जो भी पिछला मालिक रहा होगा, उसने इसे बहुत प्यार और देखभाल से बनाया होगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ओशी उस गुड़िया के प्रति जुनूनी होती गई। वह उसे माई के कपड़े पहनाती, उसके बाल संवारती, समय पर उसे खाना खिलाती, उसके नाखून काटती और उसे माई के कमरे में सुलाने की व्यवस्था करती। ये सारी बातें साफ तौर पर दिखाई देने लगी थी। यहां तक कि जब अगली सेशन की तारीख आई तो ओशी उस गुड़िया को अपने साथ ले गई। उसे देखकर डॉक्टर खुश हुए,
क्योंकि लंबे समय बाद उसके अंदर एक सकारात्मक बदलाव आया था। लेकिन हिको को चिंतित देखकर डॉक्टर ने कहा कि कुछ मामलों में मानसिक रोगियों को डॉल थेरेपी दी जाती है। दुनिया भर में हुए परीक्षणों से यह साबित हुआ है कि इमोशनल रिकवरी और डिमेंशिया जैसी बीमारियों में असली जैसे दिखने वाले बेबी डॉल्स तेजी से ठीक होने में मदद करते हैं। इसलिए डॉक्टर ने हिको से इस मामले में सहयोग करने को कहा। हिको ने एक अच्छे पति की तरह बिल्कुल वैसा ही किया। चाहे बाजार जाना हो या कहीं बाहर जाना हो, हर जगह वे उस गुड़िया को अपने बच्चे की तरह साथ ले जाने लगे। घर में जहां पहले दीवार पर माई की तस्वीरें हुआ करती थी, अब उनकी जगह इस गुड़िया ने ले ली। इसके साथ ही घर में एक नई वॉशिंग मशीन भी आ गई। इसी तरह कई महीने बीत गए। एक दिन ओशी ने एक खुशखबरी दी, वह गर्भवती थी। नाओमी उनके जीवन में आई और घर में खुशियां भर गई। समय के साथ जैसे जैसे ओशी नाओमी में व्यस्त होती गई, गुड़िया को नजरअंदाज किया जाने लगा। उसकी जगह अब घर के एक कोने में बाकी गुड़ियों के साथ हो गई। अब दीवार पर नाओमी की तस्वीर लग चुकी थी। बहुत ज्यादा रो रही थी। किसी भी तरह से वह शांत नहीं हो रही थी। तब ओशी ने उस गुड़िया को उठाकर उसके पास रख दिया और कुछ ही देर में वह रोना बंद करके सो गई। बेबी मॉनिटर में यह सब देखकर तोशिको बहुत खुश हुई। इन आधुनिक तकनीकों को देखकर वह थोड़ी भावुक भी हो गई। अचानक नाओमी रोते हुए जाग गई। जब वे देखने गए तो पता चला कि गुड़िया के बाल उसके गले में फंसे हुए थे। थोड़ी सी भी देर होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि बाल इस तरह गले में कैसे उलझ गए। रात में घर लौटकर और इस घटना के बारे में सुनकर काफी समय बाद हिको ने गुड़िया के बॉक्स पर लिखे जापानी शास्त्रों को समझने की कोशिश की। आखिर एक साधारण से डिब्बे पर इतना कुछ क्यों लिखा था? उन्होंने फैसला किया कि अब से वे उस गुड़िया को बॉक्स में बंद करके स्टोरेज रूम में रखेंगे। इसके बाद 5 साल बीत गए। अब नाओमी बड़ी हो चुकी थी और उसका स्कूल में एडमिशन भी हो गया था। आज वह स्कूल से कुछ कंचे लेकर आई थी। खेलते खेलते जब कंचे उसके हाथ से गिर गए तो एक कंचा छोटे स्टोरेज रूम में चला गया। जब नाओमी उसे लेने अंदर गई तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उस समय ओशी काम कर रही थी। नाओमी आकर पूछती है, क्या मैं आया के साथ खेल सकती हूं? 5 साल बाद अपनी बेटी के हाथ में उस गुड़िया को देखकर पुरानी यादें तूफान की तरह लौट आई। शी ने ध्यान दिया कि किसी अजीब वजह से आया के बाल और नाखून असामान्य रूप से बड़े हो गए थे। जब हिको को इसके बारे में बताया गया तो उसने रिसर्च किया और पता चला कि पुरानी जापानी गुड़ियों में असली इंसानी बालों का इस्तेमाल किया जाता था ताकि वे ज्यादा वास्तविक लगे। लेकिन फिर भी नाखून कैसे बढ़ सकते हैं? एक सुबह कमरे की सफाई करते समय ओशी ने देखा कि नाओमी लगातार गुड़िया से बात कर रही थी। उसने उसे एक नई ड्रेस भी पहना दी थी। आधी रात को नाओमी अचानक आकर उनके बीच में सो गई। उसने बताया कि आया उसे सोने नहीं दे रही थी, वह उससे जलन कर रही थी। ओशी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, उसे सुला दिया और आया को शेल्फ पर रख दिया। अगले दिन नाओमी अपनी नई दोस्त रीना को घर लेकर आई और दोनों ने पूरे घर में खूब मस्ती की। नाओमी रीना को आया दिखाने ले गई, लेकिन दोनों के बीच झगड़ा हो गया क्योंकि नाओमी के अनुसार आया उससे बात करती है, लेकिन रीना को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। इसलिए उसने आया का हाथ मरोड़ना शुरू कर दिया। इसी बीच जब ओशी अपनी मां को चाय देने गई तो उसने देखा कि कल लाया गया दूध अजीब तरह से खराब हो गया था। तभी रीना रोते हुए भाग कर आई। उसके हाथ पर 2 काटने के निशान थे। यह देखकर ओशी ने नाओमी को बुरी तरह डांटा, लेकिन नाओमी के अनुसार यह आया ने किया था क्योंकि रीना उसका हाथ मरोड़ रही थी। शाम को जब दोनों अपनी मां से माफी मांगने आए तो ओशी का गुस्सा शांत हो गया। तब तक वह अपनी बेटियों की तस्वीरों को देख रही थी। जब नाओमी ने अपनी मां से उसके साथ लुका छिपी खेलने को कहा तो ओशी ने कहा कि वह अपनी बहनों की तस्वीरें व्यवस्थित करने के बाद खेलेगी। तब नाओमी ने कहा कि उसकी कोई बहन है ही नहीं। ये सुनकर ओशी बहुत गुस्सा हो गई। खैर, जब वह काम खत्म करके कमरे में आई तो उसने देखा कि सभी बेटियों की तस्वीरें नष्ट हो चुकी थी और नाओमी वहां मास्क पहनकर बैठी थी। ओशी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और जैसे ही उसने मास्क हटाया वह चौंक गई। उसने आया को देखा।
तभी जब नाओमी आई और उससे तस्वीरें तोड़ने का कारण पूछा गया तो वह बार बार कहती रही कि ये उसने नहीं बल्कि आया ने किया है। इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया और गलती से ओशी ने नाओमी का हाथ जोर से नीचे झटक दिया। कुछ दिनों बाद नाओमी के स्कूल से टीचर का फोन आया क्योंकि वह कुछ ऐसा बना रही थी जो चिंता का विषय था। जब उससे इस तरह की ड्राइंग का कारण पूछा गया तो उसने कहा कि आया नाम की कोई उसे ये सब बनाने को कह रही है। टीचर ने पूछा, अच्छा ये आया कौन है? ये सुनकर ओशी चुपचाप बैठी रही। आधी रात में नाओमी फिर से आकर दोनों के बीच में सो गई। ओशी उसके बाल सहलाने और उसे गोद में लेने गई, लेकिन वह चौंक गई क्योंकि ये नाओमी नहीं थी। लेकिन यह कैसे संभव है? सुबह जब उसने हिको को इसके बारे में बताया तो उसने कहा कि उसे काम पर देर हो रही है। उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने कहा कि शायद नाओमी गुड़िया को छोड़कर चली गई होगी। नाओमी को स्कूल बस में बैठाने के बाद ओशी ने तस्वीरों को हटाया और गुड़िया को प्लास्टिक में लपेटकर कचरे के साथ फेंक दिया। लेकिन खाना बनाते समय एक आवाज सुनकर वो बाहर आई और देखा कि गुड़िया अपने आप घर वापस आ गई थी। गुस्से में आकर ओशी ने गुड़िया को मारना और तोड़ना शुरू कर दिया। अचानक देखा गया कि गुड़िया टेबल पर बैठी थी, यानी ओशी अब तक गुड़िया समझकर नाओमी को ही मार रही थी। ये दृश्य देखकर वो डर के मारे चीख उठी और अचानक उसकी नींद खुल गई। कोई दरवाजे से अंदर आ रहा था। उसने देखा कि मैनेजर गुड़िया को वापस लेकर आया था। क्योंकि गुड़िया का आकार बड़ा था इसलिए उसे सामान्य कचरे के साथ फेंकना मना था। इसलिए दोपहर तक इंतजार करने के बाद जब एक बड़ा ट्रक आया तो ओशी ने गुड़िया को उसमें फेंक दिया और चली गई। लेकिन थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड का अलार्म सुनकर वो मुख्य सड़क की ओर दौड़ी और देखा कि एक हादसा हो गया था, क्योंकि एक सफाई कर्मचारी कचरे की मशीन में गिर गया था। खुशकिस्मती से वो आदमी रहा नहीं था। जब फायर ब्रिगेड ने कचरा हटाकर उस आदमी को बाहर निकाला तो ओशी ने देखा कि गुड़िया वही बिल्कुल सही हालत में पड़ी हुई थी। तभी नाओमी ने गुड़िया उठाई और अपनी मां से नाराज होकर घर लौट आई। आधी रात में हिको की नींद खुली और उसने देखा कि ओशी वहां नहीं थी। डाइनिंग रूम में बैठी वह बेबी मॉनिटर पर नाओमी की हरकतें देख रही थी। नाओमी गुड़िया से अच्छे से बात कर रही थी। एक पल के लिए उसे लगा कि गुड़िया भी उससे बात कर रही है, यानी नाओमी की बातें झूठ नहीं थी। हालांकि नींद में होने के कारण हिको ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन ओशी का व्यवहार उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। सुबह दवाई लेने के बाद ओशी ने सोचा कि वह थोड़ी देर आराम करेगी, लेकिन बाहर लगातार बारिश शुरू हो गई। बेटी ने फिर से लुका-छिपी खेलने की जिद की। ना चाहते हुए भी जैसे ही ओशी अगले कमरे में जाने के लिए उठी, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पहले तो उसने सोचा कि यह नाओमी का काम है, लेकिन अगर वह दरवाजे के पीछे थी तो फिर बिस्तर पर चादर ओढ़कर कौन बैठा था। जैसे ही वह गुस्से में आगे बढ़ी, अचानक कोई उसके पास से निकलकर वॉशिंग मशीन की तरफ चला गया। जब ओशी मशीन के अंदर देखने गई, तभी एक विकृत चेहरे वाली गुड़िया मशीन से बाहर आई और उसे पकड़ लिया। डर के मारे ओशी ने उसे दूर फेंक दिया, लेकिन उसका दिल थम सा गया क्योंकि वो नाओमी थी। उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। खुशकिस्मती से चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी, लेकिन उसकी पीठ पर पड़े खरोंच के निशान ओशी पर शक जता रहे थे। इसलिए हिको ने ओशी से बात की और उसे कुछ दिनों के लिए यही रहने को कहा, यह कहकर कि यह आफ्टर सेशन का हिस्सा है। शुरू में ओशी ने मना कर दिया, लेकिन नाओमी की पीठ पर खरोंच और अपने हाथों पर पड़े अनजाने निशानों को देखकर वो खुद मान गई। तब तक नाओमी हिको की मां तोशिको के साथ रहेगी। सभी बातों के लिए राजी होने के बावजूद ओशी ने हिको से कहा कि वो पास के मंदिर में जाकर गुड़िया को निंजोक्यू अनुष्ठान में छोड़ दे। हिको भी इसके लिए तैयार हो गया। शाम को जब उसने मंदिर से संपर्क किया तो उन्होंने उससे कहा कि वो गुड़िया की तस्वीर बॉक्स के साथ भेजे। उन्होंने बताया कि इस महीने के जलाने वाले अनुष्ठान की स्लॉट बंद हो चुकी है, इसलिए अगले महीने तक इंतजार करना होगा। तो हिको स्वाभाविक रूप से तस्वीरें लेने में व्यस्त हो गया। लेकिन तस्वीरें लेते समय हिको की नजर गुड़िया के मालिक के नाम पर गई, कोकिकीजी यासुमोटो, जिसने इसे अपनी बेटी रेई के लिए बनाया था। मंदिर के अधिकारियों को तस्वीरें भेजने के बाद हिको ने इंटरनेट पर यासुमोटो के बारे में खोजा और जाना कि जापान के शोवा युग की शुरुआत में, यानी 1926 के समय में यासुमोटो एक प्रसिद्ध पारंपरिक जीवित गुड़िया बनाने वाला कारीगर था।
उसका निवास निगाता के इजिमिकी गांव में था। उसने अपनी बेटी रेई के लिए एक गुड़िया बनाई थी जो बाद में उसकी सबसे प्रसिद्ध गुड़ियों में से एक बन गई। ये गुड़िया इतनी असली लगती थी कि कई लोग इसे रेई समझ बैठते थे। तभी मंदिर से फोन आया कि गुड़िया को जितनी जल्दी हो सके बॉक्स के अंदर लाकर दे दे, क्योंकि अगले दिन ही जलाने का अनुष्ठान रखा गया है। क्योंकि ये गुड़िया कथित रूप से श्रापित थी, वे लोग कल ही इसे लेने के लिए लोगों को भेज रहे थे। उनकी बातों और अंदाज से घबराकर हिको ने गुड़िया के बारे में और खोजबीन की और द ऑकल्ट रेंजर्स नाम के एक यूट्यूब चैनल का वीडियो देखा। उन 5 लोगों ने हाल ही में निगाता के किनाजिमा द्वीप पर जीवित गुड़िया की तलाश में जाकर एक ब्लॉग बनाया था। स्थानीय लोगों के अनुसार निगाता का यह द्वीप यासुमोटो ओटो की जीवित गुड़िया के कारण भूतिया हो चुका है। कहा जाता है कि यासुमोटो की बेटी रेई एक दिन अचानक गायब हो गई थी। बहुत खोजबीन के बाद भी उसका शव नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के दुख में उसकी पत्नी ताइको यह मानने लगी कि रेई उस गुड़िया के अंदर है। धीरे धीरे ताइको बीमार पड़ने लगी और कुछ समय बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। मरने से पहले उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसे उसी गुड़िया के साथ किनाजिमा द्वीप पर दफनाया जाए। लेकिन असली घटना उसकी मौत के बाद शुरू हुई, क्योंकि वह गुड़िया कब्र से गायब हो गई। लोग कहते हैं कि वह गुड़िया आज भी अपनी मालिक रे को ढूंढ रही है। तभी से यह द्वीप भूतिया हो गया है। हालांकि इस जगह की एक खासियत भी है। इस द्वीप तक जाने वाला रास्ता दिन में सिर्फ 2 घंटे के लिए ही दिखाई देता है। जब पानी का स्तर कम होता है तब रास्ता बनता है और फिर दोबारा पानी में डूब जाता है। उन्होंने उसी हिसाब से यात्रा शुरू की, लेकिन आखिर में उन्हें कुछ भी देखने को नहीं मिला। इधर नाओमी उस समय ताशिको के घर पर थी। ताशिको ने नाओमी को सुला दिया और गुड़िया को उसके पास रख दिया, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उसे इस गुड़िया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जैसे ही उसने टीवी चालू किया और जूस पिया, उसका स्वाद खराब लगा। अजीब बात यह थी कि जूस खराब हो चुका था। जब वो बेसिन से वापस आई तो उसने देखा कि नाओमी टीवी देख रही है। जब ताशिको उसके लिए फ्रिज से ड्रिंक लेने गई तो नाओमी उसके पीछे आकर उससे लिपटने लगी। ताशिको उसे फिर से सुलाने गई, लेकिन वो चौंक गई क्योंकि नाओमी तो बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी और उसकी पीठ पर गुड़िया रखी थी। ताशिको ने तुरंत हिको को फोन किया, सारी बात बताई और गुड़िया को स्टोरेज रूम में बंद कर दिया। हिको ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, कल सुबह ये गुड़िया मंदिर भेज दी जाएगी। फोन रखने के बाद जब हिको बेबी मॉनिटर हटाने जा रहा था तो उसके हाथ लगने से वो चालू हो गया और एक पुराना रिकॉर्डेड वीडियो चलने लगा। उसमें देखा कि जब नाओमी ने आया से पूछा था कि उसका घर कहाँ है, तो गुड़िया ने नाओमी के साथ मिलकर एक जगह का नाम दोहराया, निगाता प्रीफेक्चर, कोराकुबा जिला। यही वो जगह थी जहां गुड़िया बनाने वाला यासुमोटो अपनी बेटी रेई के साथ रहता था। यहीं से उसे एक और अजीब तथ्य पता चला कि जापान के कुछ स्थानों पर रेई नाम को अलग अलग तरीकों से बोला जाता है, जिनमें से एक आया भी है। यही नाम नाओमी ने उस गुड़िया को दिया था। जैसे ही ये बात पता चली, हिको उसी रात बॉक्स लेकर अपनी मां के घर के लिए निकल पड़ा। उधर ताशिको ने स्टोरेज रूम से अपने घर पर से जोर जोर की आवाजें सुनी। जब वह देखने गई तो उसने देखा कि गुड़िया वहां नहीं थी। तभी डरते हुए जब वह नाओमी के कमरे में गई तो वहां भी गायब थी। ताशिको पागलों की तरह नाओमी को ढूंढने बाहर निकल गई। रास्ते में एक आदमी साइकिल लेकर आता दिखा। उससे उसे पता चला कि थोड़ी दूर पर उसने 2 छोटी लड़कियों को पुल पार करते हुए हाथ पकड़े चलते देखा था। ताशिको धीरे धीरे वहां पहुंची और देखा कि नाओमी पुल के किनारे बैठी थी। यह दृश्य देखकर उसका दिल कांप उठा। किसी भी पल हादसा हो सकता था। जैसे ही ताशिको उसे पकड़ने आगे बढ़ी, नाओमी ने छलांग लगा दी। इसी बीच हिको घर पहुंचा और देखा कि उसकी मां वहां नहीं थी और नाओमी के चेहरे पर खून लगा हुआ था। वह गुड़िया के साथ चल रही थी, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था कि खून कहां से आया। हिको के गुड़िया को बॉक्स में रखने और वहां से जाने से पहले ही पुलिस आ गई। उन्होंने घायल ताशिको को पुल से बचा लिया। अपने बयान में उसने कहा कि जब उसने नाओमी को पुल के किनारे बैठा देखा और उसे बचाने गई तो उसके सामने वह नाओमी नहीं बल्कि गुड़िया थी और तुरंत किसी ने आकर उसे काट लिया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई।
ताशिको को संभालने के बाद हिको ने पुलिस अधिकारी से अकेले में मुलाकात की। उसने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाया जिसमें साफ देखा जा सकता था कि जब ताशिको गुड़िया को नाओमी समझकर बचाने गई तो असली नाओमी साइड से आकर उस पर कूद गई। पुलिस ये कहकर चली गई कि वे मामले की जांच कर रहे हैं। जब हिको अपनी मां के हाथ पर पट्टी बांध रहा था तो उसने देखा कि काटने का निशान बिल्कुल वैसा ही था जैसा नाओमी की दोस्त के हाथ पर था। ये काट इतना तेज था कि घड़ी की स्ट्रैप तक फट गई थी। हिक्को जब उस स्ट्रैप के दांतों के निशान से नाओमी के दांतों का मिलान करने जा रहा था तभी सुबह हो गई और मंदिर से लोग आ गए। वे गुड़िया को बॉक्स सहित अपने साथ ले गए। जैसे ही घड़ी में 10 बजे अनुष्ठान शुरू हो गया, सभी तरह की गुड़ियों को एक साथ रखा गया और उन्हें जलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। हिक्को ने पूरे रिचुअल को कैमरे में रिकॉर्ड किया। कम से कम यह सब देखकर ओशी का मन थोड़ा हल्का हो जाता। लेकिन मामला उतना सरल नहीं था जितना ऊपर से दिख रहा था, क्योंकि मंदिर के एक व्यक्ति ने असली गुड़िया की जगह नकली गुड़िया जला दी थी। समय के साथ यासुमोटो की जीवित गुड़िया बहुत दुर्लभ हो चुकी थी, इसलिए लालच में आकर एक व्यक्ति उसे ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए ले गया। लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी अचानक मौत हो गई। उसे बचाने की आखिरी कोशिश में जब उसे अस्पताल लाया गया तब मंदिर का एक व्यक्ति गुड़िया को हिको को देकर बोला कि शायद उनसे गलती से दूसरी गुड़िया जल गई। इसके लिए वे माफी चाहते हैं, लेकिन उनका मानना था कि इसकी शक्ति उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा है, बल्कि इसे किसी गुड़िया शुद्धिकरण विशेषज्ञ के पास ले जाना चाहिए। इसी सिलसिले में मंदिर के मुख्य पुजारी ने फोन पर हिको की बात कांडा से करवाई। कांडा ने कहा कि गुड़िया को सुरक्षित रखे और ध्यान रखे कि कोई उसे छुए नहीं, और अगर बॉक्स अभी भी सही सलामत है तो गुड़िया को उसी के अंदर रखे। लेकिन बॉक्स एक तरफ से टूटा हुआ था, तो कांडा ने कहा कल तक इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। जैसे ही फोन रखा गया, एक नर्स ने गुड़िया को हाथ में लिया और उसे थोड़ा हिलाया। तभी उसके अंदर से कुछ आवाज आई और उसी समय गुड़िया के मुंह से एक बच्चे का दांत बाहर गिरा। शक बढ़ने पर जब उन्होंने एक्सरे किया कि गुड़िया के अंदर और क्या है, क्योंकि पूरी गुड़िया के अंदर उसी आकार के एक बच्चे का कंकाल था, यानी यह कोई साधारण गुड़िया नहीं बल्कि एक असली इंसानी गुड़िया थी। लेकिन यह कैसे संभव है? अब मामला कहीं और ही जा चुका था, इसलिए उन्हें मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ा। अधिकारी ने उनकी बात सुनकर जरा भी विश्वास नहीं किया और कहा कि वह इस गुड़िया को अपनी हिरासत में रखेगा, क्योंकि यह एक अपराध का सबूत हो सकती है। सुबह जब अधिकारी गुड़िया को ले जा रहा था तभी कांडा अस्पताल पहुंच गया। गुड़िया के अंदर कंकाल होने की बात सुनकर उसने सिर्फ गुड़िया की एक तस्वीर ली, उसे अधिकारी को दी और कहा अगर यकीन नहीं है तो समय मिलने पर इसे देखना। अधिकारी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तस्वीर लेकर लैब की ओर निकल पड़ा। उससे पहले कांडा ने अधिकारी से एक अजीब अनुमति मांगी कि वह उसकी गाड़ी के पीछे पीछे लैब तक जाएंगे ताकि रास्ते में कोई खतरा ना हो। और हुआ भी यही। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही वे एक सुरंग में दाखिल हुए, अधिकारी ने उस तस्वीर में गुड़िया का एक भयानक रूप देखा। उसी समय बगल की सीट से गुड़िया गायब हो गई और उसकी गाड़ी से एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। अधिकारी घबराकर बाहर आया और देखा कि एक बच्चा गाड़ी के पहियों में फंसा हुआ है। उसे बचाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब कांडा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि अधिकारी गुड़िया को अपनी गोद में लेकर रो रहा था। कांडा ने स्थिति को समझते हुए अधिकारी को उस भ्रम से बाहर निकाला, गुड़िया को जादुई बॉक्स में कैद किया और शोजी से मिलने चला गया। ये व्यक्ति कई वर्षों से यासुमोटो पर अध्ययन कर रहा था। वहां पहुंचते ही जैसे ही उसने गुड़िया को देखा, उसने पारो पर वपोरी की कि ये 100% यासुमोटो की बनाई हुई गुड़िया है। जब कांडा ने गुड़िया के अंदर कंकाल होने की घटना बताई तो शोजी पहले तो चौंक गया, लेकिन फिर उसने एक कहानी सुनाई। अपने करियर की शुरुआत में जब वो निगाता में एक पुलिसकर्मी था, एक दिन अचानक यासुमोटो आया और उसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बेटी रेई गायब हो गई है। लेकिन मामला उतना आसान नहीं था जितना दिख रहा था। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम रेई को देखते हैं। उसकी मां ताइको उसे वही गीत गा रही थी जो ओशीमाई और नाओमी को सुलाने के लिए गाया करती थी। रेई जन्म से ही एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। वो कहीं बाहर नहीं जा सकती थी। लंबे समय तक ऐसा चलने के बाद
एक दिन ताइको ने रे के साथ हमेशा के लिए सब खत्म करने की ठानी, लेकिन रस्सी टूट जाने के कारण ताइको बच गई, जबकि रे की मौत हो गई। इसके बाद ताइको के अपराध को छिपाने के लिए यासुमोटो ने रे को उबलते पानी में डाला, उसके कंकाल पर मिट्टी लगाई और एक बेहद कीमती, सुंदर और प्रसिद्ध गुड़िया बनाई, जिसमें रे के असली बाल और नाखून लगे थे। यह सब जानने के बाद ओशी को समझ आया कि नाओमी अब तक जो तस्वीरें बना रही थी वे सब रे के साथ हुई घटनाएं थी। इसके बाद ताको की आखिरी इच्छा के अनुसार उस गुड़िया को उसके साथ किनाजिमा द्वीप पर दफना दिया गया, यानी जिसे हिको और बाकी लोग अब तक गुड़िया समझ रहे थे वो असल में रे का शरीर था। हालांकि जब शोजी एक बार किनाजिमा द्वीप पर ताको की कब्र खोजने गया तो उसने देखा कि गुड़िया वहां नहीं थी। लोगों ने इसे भूतिया घटना से जोड़ दिया, लेकिन असली सच्चाई यह थी कि उस समय यासुमोटो की गुड़िया बहुत महंगी कीमत पर बिकती थी, इसलिए कुछ लोगों ने कब्र खोदकर उस गुड़िया को निकाल लिया और उसे ब्लैक मार्केट या एंटीक शॉप में बेच दिया। वो हाथों हाथ बदलती हुई आखिरकार ओशी तक पहुंची और यहीं से सारी परेशानी शुरू हुई। शोजी खुद पूरी जिंदगी इस गुड़िया को ढूंढता रहा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इस तरह उसके सामने आ जाएगी। सभी घटनाओं को जानने के बाद शोजी ने गुड़िया को अपने पास रखने से मना कर दिया। इसके बाद कांडा ने फैसला किया कि रे को उसकी मां की कब्र में निगाता द्वीप पर वापस पहुंचाया जाएगा, लेकिन रे की कहानी जानने के बाद ओशी ने उनके साथ जाने की जिद की और वो हिको के साथ निगाता के लिए निकल पड़ी। लंबी यात्रा के दौरान हिको ने उन्हें ऑकल्ट रेंजर्स का वीडियो दिखाया और कहा कि केन आजिमा को भूतिया जगह मानना सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन कांडा ने उस वीडियो में एक अजीब बात नोटिस की। ऑकल्ट रेंजर्स के 5 सदस्य वहां गए थे, लेकिन जब वे वापस लौट रहे थे तो वीडियो में 5 के अलावा एक और व्यक्ति नजर आ रहा था। तो सवाल यह था कि अगर फ्रेम में 5 लोग थे तो वीडियो बना कौन रहा था। आखिरकार वे निगाता पहुंचे और एक होटल किराए पर लिया। वहां एक पुराना नक्शा मिलने पर कांडा ने अपने अनुष्ठान में उसका इस्तेमाल किया और उसकी मदद से वे ताइको की कब्र की नजदीकी लोकेशन ट्रैक कर पाए। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान गुड़िया के अंदर मौजूद रेई की आत्मा ने उन्हें भयानक रूप में परेशान किया। बहुत कोशिशों के बाद वे उसे जादुई कपड़े में कैद करने में सफल हुए। हालांकि इस अनुष्ठान के दौरान कांडा के पैर में गंभीर चोट लग गई, जिसके कारण अगले दिन दोनों को उसके बिना ही द्वीप के लिए निकलना पड़ा। कांडा ने उनकी मदद के लिए एक मेटल डिटेक्टर दिया जो कब्र खोदने में काम आने वाला था। आखिरकार हिको ने अपनी घड़ी में 2 घंटे का टाइमर सेट किया और कनाजिमा द्वीप के लिए निकल पड़ा। वे अनुष्ठान के अनुसार कब्र के सबसे नजदीकी स्थान पर पहुंचे, जिसकी पहचान एक जर्जर तोरी गेट थी। बहुत खोजबीन के बाद मेटल डिटेक्टर की मदद से उन्होंने ताको की कब्र ढूंढ ली। जब उन्होंने उसका ढक्कन हटाया तो उन्होंने देखा कि जो लोग कह रहे थे वो बिल्कुल सच था। गुड़िया ताको के शरीर के साथ नहीं थी। हालांकि उनके पास केवल 30 मिनट ही बचे थे, इसलिए बिना देर किए वे गुड़िया को ताको के पास वापस रखकर ढक्कन बंद करने ही वाले थे। तभी जब बेटी की एकमात्र तस्वीर अंदर गिर गई तो ओशी उसे लेने के लिए कब्र के अंदर उतर गई, लेकिन गलती से अगरबत्ती का जलता हुआ हिस्सा अंदर गिर गया और वो जादुई कपड़ा जिससे गुड़िया बंधी हुई थी जल गया, और उसी क्षण रेई की आत्मा ने कब्र के अंदर उसे डराना शुरू कर दिया। हालांकि ओशी ने ऊपर आने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी भी तरह से बाहर नहीं निकल पा रही थी। किसी तरह बाहर निकलते समय ढक्कन बंद करते हुए उसके बाल फंस गए। तब उसने अपनी बेटी की तस्वीर के टूटे हुए फ्रेम के कांच से अपने बाकी बाल काट दिए और खुद को आजाद कर लिया। आखिरकार सभी मुश्किलों को पार करने के बाद पति पत्नी ने रेई को उसकी मां के पास और अपनी बेटी की यादों के साथ शांत मन से वापस कर दिया। उस दिन घर लौटने पर नाओमी ने अपनी मां को गले लगाया, लेकिन हिको ने बगल वाले कमरे से एक आवाज सुनी और वहां गया। ओशी के गले पर दबाव बढ़ाने लगी। दूसरी तरफ हिको को वॉशिंग मशीन के अंदर अपनी बेटी दिखाई दी, जो बाहर आने के लिए चिल्ला रही थी। ओशी को शक हुआ और उसने आईने में देखकर समझा कि जो उसे गले लगा रही है वो नाओमी नहीं बल्कि रे है। उसी समय जब हिको वॉशिंग मशीन का ढक्कन तोड़कर अपनी बेटी को निकालने की कोशिश कर रहा था, ओशी को समझ आया
कि रेई उन्हें भ्रम में फंसाकर कब्र में ही कैद रखना चाहती थी, ताकि वे कभी भी जिंदा वापस न लौट सके। ओशी किसी भी तरह हिको को होश में नहीं ला पा रही थी। तभी उनकी बेटी की आत्मा ने उनकी मदद की और उन्हें इस भ्रम से बाहर निकाला। तब उसे एहसास हुआ कि रेई कभी भी बुरी नहीं थी, बल्कि जब पहले दिन ओशी उसे घर लाई और अपनी बेटी की तरह पालने लगी, तो समय के साथ रेई को ओशी में मां का प्यार मिला। वो खुद भी एक बच्ची थी जिसे सिर्फ थोड़ा सा मां का प्यार चाहिए था। जैसे ही माई ने रेई का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गई, हिको ओशी को कब्र से बाहर निकालने में सफल हो गया और वे सुरक्षित रूप से द्वीप से वापस लौट आए। इसके बाद समय के साथ सब कुछ सामान्य हो जाता है और यह परिवार छोटी नाओमी के साथ एक खूबसूरत और खुशहाल जिंदगी फिर से जीने लगता है। आज बहुत समय बाद वे नाओमी के साथ घूमने बाहर जाने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांडा को यासुमोटो के बारे में एक चौंकाने वाली खबर मिलती है, इसलिए वो ताशिको के साथ उनसे मिलने आता है। लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही हिको और बाकी लोग घर से निकलते हैं, कांडा वहां पहुंचता है और देखता है जो खाना वे थोड़ी देर पहले खा रहे थे वो सब सड़ चुका है। यह देखकर कांडा का दिल दहल जाता है। बेबी मॉनिटर पर अभी भी नाओमी का वीडियो चल रहा था। वहां रेई नाओमी से कह रही थी कि वो अपनी मां उससे बदल ले, लेकिन क्यों? और यही एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। दरअसल अब तक वे रेई के बारे में केवल आधा सच ही जानते थे, क्योंकि ताइको बचपन से ही रेई को पसंद नहीं करती थी और उसे परेशान करती रहती थी। इस कारण रेई भी अपनी मां को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इसी वजह से ओशी का प्यार मिलने के बाद वो जलन में आकर नाओमी को उनकी जिंदगी से हटाना चाहती थी और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। रेई को ओशी का प्यार मिलने के बाद वो जलन में आकर नाओमी को उनकी जिंदगी से हटाना चाहती थी और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई, रेई को वापस कब्र में छोड़ आना। और इसके साथ ही यह दिखाया जाता है कि उस दिन से हिको और ओशी एक भ्रम में जी रहे हैं और आज जो वे अपने साथ लेकर बाहर गए हैं वो नाओमी नहीं बल्कि वही गुड़िया आया है।